Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to EACT classes, formerly CA Latif's Academy. बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक या दो लेक्चर में हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का कोर्स खत्म होने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा कोर्स था। इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स शुरू करेंगे। I will try to take two courses, I mean to say two courses in a day, one in the morning and one in the evening, because exam is not too far away. We are left with a couple of months only, not even couple of months, but lesser than that. So I will try to cover your syllabus well in time, and I will take into consideration also the pattern of paper. I will also take various questions that have been asked in the previous papers. तो एक या दो लेक्चर में हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का कोर्स खत्म होने जा रहा है। आज हम फर्दर जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है। तो इस पे हम आज बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल की अगर बात की जाए तो आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। जिस आइडियल को एक ही एलिमेंट जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आइडियल जनरेटेड बाय 2, दिस इज ए प्रिंसिपल आइडियल। तो क्योंकि हर आइडियल z का एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है, सो एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। वैसे ही क्यू के केस में आप देखिए, ideal generated by 0 and ideal generated by 1, these are the only two principal ideals. In fact फील्ड जो भी आप लेंगे, फील्ड में दो ही प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है? किसी भी इंटीग्रल डोमेन को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। एग्जांपल आप देखिए, जैसे z है, इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, इसलिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। If f is a field, then f is principal ideal domain, but converse need not be true. हर फील्ड अपने आप में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, क्योंकि उसके दो ही आइडियल्स होते हैं और दोनों जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जैसे आप देख सकते हैं, Zi भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, बट Zi इज नॉट फील्ड। R इक्वल टू Zx, क्या ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है? बिल्कुल भी नहीं बच्चे, क्योंकि Zx के केस में हम देख सकते हैं कि जनरेटेड बाय 2 and x, दिस इज also an ideal of Zx, but this is not principal ideal, जबकि प्रिंसिपल आइडियल के लिए हर आइडियल का प्रिंसिपल होना जरूरी है। Zix अगेन दिस इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल, इसमें भी आप ये एग्जांपल साइट कर सकते हैं। अब नोट आपको ये याद रखना है कि अगर R आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो जरूरी नहीं है कि उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। तो अगर Rx प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो R विल बी ऑलवेज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। Which of the following is order of principal ideal domain? Okay, we know that R is principal ideal domain, then R is an integral domain, and every finite integral domain is field. तो अगर कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात हुई है, दैट मींस फील्ड की बात हुई है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मतलब फील्ड का ऑर्डर पूछ रहा है। तो फील्ड जो होता है बच्चे p की पावर n की टाइप, दिस इज नॉट p की पावर n, ये तो 5 into 3 है, दिस इज 5 की पावर 2 के फॉर्म का, दिस इज आल्सो 5 into 7, दिस इज 2 into 3। तो इनमें से कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं हो सकता। एक ही हो सकता है, दैट इज 25, क्योंकि उसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना फाइनाइट फील्ड जो होते हैं वो p की पावर n के टाइप के होते हैं, इनमें तो एक ही आएगा 25 से। उसके बाद क्या q क्रॉस r प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें से बताइए कौन सा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा? देखो बच्चे, Zx मैंने पहले ही बताया आपको, ये आपको याद रखना है, Zx इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन।
और ये M2Z ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव होना जरूरी होता है इंटीग्रल डोमेन का, तो ये है नहीं। Z क्रॉस Z भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन। दैट मीन्स अगर कोई चीज इंटीग्रल डोमेन नहीं है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगी। तो ले दे के हमारे पास ये बचता है QXY/X, सो दिस विल टर्न आउट टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, फाइन, ओके। इसके बारे में क्या ख्याल है? Z2X अपॉन, देखो बच्चे इसमें हमने फील्ड ली है Z2 और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कौन सा लिया है? 1 + x + x³। सो दिस इज इरेड्यूसिबल ओवर Z2। और कोई चीज अगर ZP में इरेड्यूसिबल होती है तो वो Q के ऊपर भी इरेड्यूसिबल हो जाएगी, और अगर वो Q के ऊपर इरेड्यूसिबल हो रही है तो वो Z के ऊपर भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन 1 ले सकते हैं। तो इसलिए दिस विल बिकम ए फील्ड, ये गैल्वा फील्ड हो जाएगी। और फील्ड जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगी। सिमिलरली बच्चे आप देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट वेरियस एग्जांपल्स। चलिए बात करते हैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट की। ठीक है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है? अगर आपके पास R एक इंटीग्रल डोमेन है तो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट is said to be irreducible element of R if what happens, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है ये, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। इस तरह से बच्चे, ऐसे नहीं है। A is equal to BC, then either B is unit or C is unit। ठीक है, जैसे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हम कहते थे ना, वैसे इरेड्यूसिबल एलिमेंट, वहां पे हम कहते थे fx is equal to gx into hx, then either gx is unit or hx is unit। तो नंबर के केस में हम कहेंगे कि a को हम लिख सकते हैं b into c, then either b is unit or c is unit। तो वो हो जाएगा आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट। एग्जांपल, जैसे इक्वल टू 11 में ले लो z में, तो 11 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे? 1 into 11। तो देखो एक यूनिट होना चाहिए, तो 1 आपका यूनिट हो जाएगा। या a इक्वल टू -11 ले लो, तो इसको लिखा जा सकता है -1 into 11। अगेन वी हैव फाउंड -1 एज यूनिट। इनफैक्ट z में जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स, चाहे पॉजिटिव प्राइम नंबर्स है या नेगेटिव प्राइम नंबर्स, सब के सब क्या हो जाएंगे? इरेड्यूसिबल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर आप लेंगे या -p लेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं 1 into p, या p को आप -p को आप लिख सकते हैं -1 into p। ठीक है, तो प्राइम या माइनस प्राइम जो है ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हो जाते हैं Z में। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे Zi के केस में हमें इरेड्यूसिबिलिटी देखनी होती है, तो हम क्या करते हैं ना, हम Zi का कोई भी एलिमेंट है उसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ Zi। फिर वहां से हम कंजुगेट लेंगे बोथ साइड। तो कंजुगेट लेने से क्या हो जाएगा? कंजुगेट 1 - i इसका लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 = a² + b² c² + d²। फिर वेरियस केसेस एक्सप्लोर करेंगे कि 2 कब होगा, जब ये 2 होगा ये 1 होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इफ दिस इज 1 दिस मींस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 1, दैट मींस c + id इज यूनिट इन Zi। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल गया। सिमिलरली अगर a² + b² 1 होगा, दैट मींस a + ib इज यूनिट इन Zi। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड either c + id is unit or a + ib is unit। तो ये बिल्कुल वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। सो 1 + i इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। सिमिलरली 1 - i को भी आप देखेंगे, ये भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई अदर्स। अब नोट क्या है, बेसिकली ये चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है कि अगर आप कोई भी Zi में a + ib लेंगे, तो अगर आप a² + b² करें और वो किसके इक्वल हो जाए? p के इक्वल, तो उस केस में वो इरेड्यूसिबल हो जाता है। सिंपल सी ट्रिक। इसी तरह से अगर x आप a + ib ले ले और a या b 0 हो और mod ऑफ x p के इक्वल हो और 4p - 3 को डिवाइड करता हो, तो x इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा Zi। किसको देखिए दूसरे वाले केस को,
पहला वाला केस तो हो गया ना कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, अगर दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हो और फिर उनका स्क्वायर जो है, या आप कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स पी के इक्वल हो, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो, पी के इक्वल हो, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो उस केस में आपका ए प्लस आई भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। दूसरा आ गया केस आपका कि अगर आपके पास एक्स ए प्लस आई बी है और ए या बी में से कोई जीरो है, तो वहां पे आपको चेक करना है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए। एक तो मॉड ऑफ एक्स मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू पी वन थिंग, और फोर किसको डिवाइड करना चाहिए, पी माइनस थ्री को। अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं तो वो जिसमें कोई ए या बी जीरो है वो भी क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे थ्री प्लस आई लेते हैं, थ्री प्लस आई देखो बच्चे, यहाँ पे आपका ए भी नॉन जीरो है और बी इज वन, दैट इज आल्सो नॉन जीरो। अब थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर देखिए कितना आएगा, थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो इफ एंड ओनली इफ हमने देखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पी हो जाए तो इरिड्यूसिबल होगा, अगर नहीं होगा तो वो इरिड्यूसिबल नहीं होगा, सो दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल। दूसरा ले लीजिए अल्फा इज इक्वल टू थ्री आई, ये वो वाला केस हो गया, कौन सा, जीरो प्लस थ्री आई। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसका अंडर रूट थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे आपका थ्री। तो थ्री प्राइम है क्या, फोर थ्री माइनस थ्री को डिवाइड करता है, पी माइनस थ्री को बिल्कुल, फोर जीरो को डिवाइड करता है, इनफैक्ट हर चीज जीरो को डिवाइड करती है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस इज इरिड्यूसिबल। तो दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट इरिड्यूसिबल है या नहीं है, या कुछ इसमें आप एनालिसिस भी थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्राइम एलिमेंट की। अगर आर एक इंटेग्रल डोमेन है, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ इंटेग्रल डोमेन इज सेड टू बी प्राइम एलिमेंट अगर पी प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स को डिवाइड करें वेयर ए एंड बी आर कमिंग फ्रॉम द इंटेग्रल डोमेन implies p divides either a or p divides either b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो p आपका प्राइम एलिमेंट होगा, अदरवाइज वो प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। आई रिपीट, कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन ये कब आपका प्राइम एलिमेंट हो जाएगा, जब p a इंटू बी को डिवाइड करें, एंड दिस इंप्लाइज p या तो a को डिवाइड करना चाहिए या b को डिवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं a इज इक्वल टू 15 लेता हूँ z में, z इंटीग्रल डोमेन है ना, बिल्कुल है सर। तो देखो 15 किसको डिवाइड करता है, 3 इंटू 5 को करता है, लेकिन 15 ना तो 3 को डिवाइड करता है ना 5 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 15 इज नॉट प्राइम एलिमेंट इन z। कोई डाउट? तो याद रखना है बच्चे आपको कि द ओनली प्राइम एलिमेंट्स इन z आर p and minus p, p and minus p are the only prime elements in z। ठीक है, क्योंकि अगर आप p डिवाइड्स p, तो p डिवाइड्स 1 इंटू p, तो p किसी एक को डिवाइड करना चाहिए तो p को तो डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स का टेक्निकल प्रूफ भी दिया हुआ देख सकते हैं। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2, क्या ये प्राइम एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। आप कहोगे कि हाँ प्राइम तो z में है लेकिन zi में नहीं है, क्योंकि 2 1 प्लस आई और 1 माइनस आई के प्रोडक्ट को तो डिवाइड करता है विच इज इक्वल टू 2, लेकिन 2 ना तो 1 प्लस आई को डिवाइड करता है और ना ही 1 माइनस आई को डिवाइड करता है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि 5 भी जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है zi में। 3 प्लस रूट 5 माइनस 5, दिस इज अगेन नॉट प्राइम एलिमेंट। तो एक रिजल्ट होता है कि एवरी प्राइम एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट। वन वे दिस इज ट्रू, अगर कोई चीज प्राइम है, प्राइम एलिमेंट इन इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज इरेड्यूसिबल, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। प्राइम एलिमेंट इंप्लाइज इरेड्यूसिबल एलिमेंट, तो जितने भी प्राइम एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन में होंगे वो इरेड्यूसिबल भी हो जाएंगे, इसका प्रूफ भी दिया गया है, बट वी नीड नॉट गो इनटू प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर बात करें Zi की, तो Zi में आपके पास ट्रिक क्या है,
कोई भी a प्लस आई बी टाइप का एलिमेंट आपका Zi में होगा। ठीक है बच्चे, तो आप कैसे पता करोगे वेदर इट इज प्राइम एलिमेंट और नॉट? सिंपली अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं दोनों, तो आप इनका, जैसे आपने उसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट में देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अगर ये पी के इक्वल आता है तो ये प्राइम एलिमेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे ही आप ए प्लस आई बी को देखिए, जैसे आपने वहां पे देखा था कि अगर ए जीरो के इक्वल है या बी जीरो के इक्वल है और आपका मॉड जो है एक्स का वो पी के इक्वल है, तो उस केस में 4 डिवाइड करता है p माइनस 3 को, तो x प्राइम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ठीक है, एसोसिएट क्या होता है? देखो बच्चे गौर से देखना, अगर R एक इंटेग्रल डोमेन है एंड एलिमेंट इज एसोसिएट टू B इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिट U इन R सच दैट A इज इक्वल टू UB। A B का एसोसिएट कब होता है? इफ A इज इक्वल टू सम यूनिट इन इंटेग्रल डोमेन इनटू B। एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, सपोज मैं Q लेता हूँ विच इज फील्ड, दिस इज एन इंटेग्रल डोमेन। एक एलिमेंट में लेता हूँ 2 और एक एलिमेंट लेता हूँ 3। क्या 2 3 का एसोसिएट है? देखो बच्चे 2 में लिख सकता हूँ 2 को, आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3। अब ये 2/3 यूनिट है क्यू में, बिल्कुल है, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। कहाँ पे? दे विल बी एसोसिएट इन क्यू। लेकिन वहीं पे 2 और 3 को अगर मैं जेड में देखूँ तो 2 को लिख सकता हूँ मैं सम यूनिट टाइम्स 3? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिट यहाँ तो 1 होगा, 1 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -1 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इनफैक्ट अगर मैं वहां पे बात करूं इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स में 2 और -2 एसोसिएट हो जाएंगे, 3 और -3 एसोसिएट हो जाएंगे, या 3 एसोसिएट हो जाएंगे, 2 एसोसिएट हो जाएंगे। यही एसोसिएट हो सकते हैं बस, और इसमें कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएट। ओके, सिमिलरली यू कैन चेक। चलिए बात करते हैं यूक्लिडियन डोमेन की। यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है बच्चे? ये कायदे से बेसिकली एक इंटेग्रल डोमेन होती है। एक इंटेग्रल डोमेन होने के साथ साथ एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमें एक फंक्शन मिलता है, कहाँ से कहाँ? देखो बच्चे, हमें एक फंक्शन मिलता है फ्रॉम नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स मतलब डी माइनस जीरो टू, फ्रॉम नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से आते हैं आपके? इसमें आ जाएंगे आपके z पॉजिटिव यूनियन 0। तो ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से ले नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आपको एक फंक्शन मिलना चाहिए जो ये सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? डी ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू डी। और ए अगर डी में बिलोंग करता हो तो बी नॉट इक्वल टू 0, डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो यूक्लिडियन डोमेन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि z इज ए यूक्लिडियन डोमेन, क्योंकि z पे ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसकी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू। इसी तरह से अगर फील्ड है आपके पास तो फील्ड यूक्लिडियन डोमेन हो जाती है। ठीक है, Zi/3 प्लस आई ये फील्ड हो जाएगी बच्चे। सॉरी, क्या ये यूक्लिडियन डोमेन होगी? ये इंटेग्रल डोमेन नहीं होगी। और जो इंटेग्रल डोमेन नहीं होती है तो वो, क्योंकि डेफिनेशन होती है यूक्लिडियन डोमेन बेसिकली इंटेग्रल डोमेन, तो वो आपकी यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दोस। फाइन, तो हमने अभी तक यूक्लिडियन डोमेन की और हाँ यूक्लिडियन डोमेन कर लिया। अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है? देखो बच्चे, ये भी इंटेग्रल डोमेन होती है। इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कब कहते हैं? अगर हर नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ डी को हम लिख सके एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ डी।
किसी भी डोमेन को, इंटीग्रल डोमेन को यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हम तब कहते हैं जब उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिख पाएं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, नंबर वन। और ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होनी चाहिए अप टू एसोसिएट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट से हम चेंज कर सकते हैं उस फैक्टराइजेशन को, उसके अलावा उसकी यूनिकनेस जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये इसकी डेफिनेशन कैसे, जैसे कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, एक तो हम इसको लिख पाए a1 a2 ar, दे आर ऑल इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। और अगर इनको चेंज भी कर दें हम, a1 को b1 से, a2 को b2 से, ar को bs से, तो ये सब के सब इरेड्यूसिबल एलिमेंट होने चाहिए और ai इज एसोसिएट ऑफ एनी ऑफ द bj। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 6 जो है आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको -2 इंटू -3 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इनफैक्ट किसी भी एलिमेंट को आप z में ले लें तो उसको आप लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो z जो है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, zi जो है ये भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। अगर आपके पास f एक फील्ड है तो उसकी जो पॉलिनोमियल रिंग है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाती है। अगर fx आपकी यूक्लिडियन डोमेन है तो f आपकी यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स हैं यूक्लिडियन डोमेन के। ठीक है, इसको आप देखिएगा, ये देखिएगा आपके z अंडर रूट -d, this is not unique factorization domain, this is not unique factorization domain if d is greater than 2। अगर d greater than 2 है तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगी। जैसे मतलब d की जगह आप 3 ले लें, 4 ले लें, और अगर 1 और 2 हो वैल्यू तब ये यूक्लिडियन डोमेन हो जाती। और अगर ये सॉरी -d, दिस इज यूक्लिडियन डोमेन इफ d इज इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, और अगर आपके पास एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो उसकी जो पॉलिनोमियल रिंग होगी दैट इज आल्सो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, देखो बच्चे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इस पूरा जो हमने ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और ये सब किया, ये आपको याद रखना है। ये देखो बच्चे गौर से, एवरी फील्ड ऐसे इज यूक्लिडियन डोमेन, every Euclidean domain is principal ideal domain, every principal ideal domain is unique factorization domain, and every unique factorization domain is integral domain। ये आपने याद रखना है। field implies Euclidean domain, implies principal ideal domain, implies unique factorization domain, implies integral domain। ये किसी तरह से आपको याद रखना है। जो चीज फील्ड होती है वो यूक्लिडियन डोमेन होती है, जो यूक्लिडियन डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडियल, मतलब दिस वे दिस इज ट्रू। कोई भी चीज जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड वाली हो जाएगी। फील्ड इंप्लाइज दिस, ऑब्वियसली फील्ड इंप्लाइज दिस, फील्ड इंप्लाइज दिस। जो भी चीज लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड को इंप्लाई करती है। और इसका उल्टा क्या देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन डज नॉट इम्प्लाई यूनिक फैक्टराइजेशन। अगर कोई चीज इंटीग्रल डोमेन नहीं है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगी, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगी, वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगी, वो फील्ड नहीं होगी। So this way this is also true. Integral domain, not integral domain implies not unique factorization domain implies not principal ideal domain implies। इसको किसी तरह से याद रखिए कि field implies Euclidean domain, implies principal ideal domain, implies unique factorization domain, implies integral domain। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि z आपकी क्या है, दिस इज यूक्लिडियन डोमेन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने देखा कि कुछ और भी रिजल्ट्स हैं इसमें। जैसे अगर आपका फील्ड है तो फील्ड का जो पॉलिनोमियल रिंग है वो भी क्या हो जाता है, वो यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। और क्या क्या देखा हमने इसमें यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के केस में। यूनिक फैक्टराइजेशन के डोमेन के केस में एक तो हमने देखा कि z इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसी तरह से हमने देखा कि
फील्ड जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, फील्ड इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जेड इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फील्ड एवरी फील्ड इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। उसके बाद जेड आई जो होती है दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। और हमने क्या देखा कि अगर फील्ड आपके पास है तो फील्ड की पॉलिनोमियल रिंग जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगी। और अगर एफ एक्स यूक्लिडियन डोमेन है तो एफ क्या हो जाएगी, एफ इज आल्सो यूक्लिडियन डोमेन। दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज बोथ वेज ट्रू। एफ फील्ड है तो एफ एक्स यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी, और एफ एक्स यूक्लिडियन डोमेन है तो एफ भी यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी। ओके और इसी तरह से हमने ये z अंडर रूट माइनस डी देखा कि दिस इज नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ d इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज यूनिक फैक्टर, दिस इज सॉरी यूक्लिडियन डोमेन इफ d इज इक्वल टू 1 एंड 2। और कोई चीज यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी हो जाएगी, क्योंकि ये फिर से देखिए क्या था, फील्ड implies यूक्लिडियन डोमेन, implies प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, implies यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, implies इंटीग्रल डोमेन। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। फाइन, चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंशन फील्ड की। देखो बच्चे एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है, अगर एफ आपके पास एक सब फील्ड है के की, मतलब फील्ड विद इन फील्ड, तो के को हम एक्सटेंशन फील्ड कब कहते हैं, एफ की। सिंपल सी बात है, अगर एफ आपकी सब फील्ड है के की तो के को एक्सटेंशन फील्ड कहेंगे। एग्जांपल जैसे क्यू इज सब फील्ड ऑफ आर, तो जो आर है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फील्ड। जो मतलब बड़ी फील्ड होती है उसको एक्सटेंशन सुपर फील्ड हम कह सकते हैं, दैट इज एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है। इसी तरह से देखो जैसे यहाँ पे क्यू इज सब फील्ड ऑफ क्यू आई, तो क्यू आई इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। क्यू रूट टू इज सब फील्ड ऑफ क्यू रूट टू रूट थ्री, सो क्यू रूट टू रूट थ्री इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ रूट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका एक्सटेंशन फील्ड का। अब इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। If K is an extension field of F, then the dimension of vector space K over F is called degree of extension. देखो बच्चे, अगर K आपकी एक्सटेंशन फील्ड है F की, तो जो डायमेंशन होगी वेक्टर स्पेस K की, जिसकी एक्सटेंशन फील्ड हम ले रहे हैं, जिसकी हम एक्सटेंशन फील्ड ले रहे हैं K, उसके ऊपर हमें वेक्टर स्पेस लेना है, K को कंसिडर करना है एज ए वेक्टर स्पेस ओवर दैट फील्ड जिसकी वो एक्सटेंशन फील्ड है, और उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वही आपकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगी। एग्जांपल जैसे हमने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देखनी है रूट टू रूट थ्री की ओवर क्यू, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एज ए वेक्टर स्पेस इसकी डायमेंशन क्या होगी ओवर क्यू। तो इसकी जब हम डायमेंशन देखेंगे, इसकी डायमेंशन हो जाएगी बच्चे 4, तो इसलिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी 4। इसी तरह से क्यू रूट थ्री की ओवर क्यू जब हम डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन होता है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कितने हैं 1 और 2, तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 2। ऊपर देखिए आप, इसमें 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ गए, ये 1 2 3 4, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी हो गई 4। इसी तरह से सी ओवर सी या सी ओवर आर हम देखें, सी ओवर सी अगर हम देखें तो इसमें एक ही एलिमेंट लगेगा हमें लिखने के लिए, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 1 हो जाएगी। सी ओवर आर जब लिखते हैं तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो ए और बी की, और इसमें बेसिस में भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 2 हो जाएगी। सिमिलरली C2 को ओवर C लिखना है तो इसमें 2 लगेंगे, तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। So this is how we can find degree of extension. C3 over C लिखना है तो this means AB where AB belongs to R, C3 over C ये गलत लिखा है यहाँ पे, this is ABC where ABC belongs to R, तो इसमें 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हो गई। अब बेसिकली इसमें कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये बच्चे आपको याद रखना है कि अगर Q A1 की पावर n, A2 की पावर 1/n2, AK की पावर 1/nk ओवर Q देखना है आपने, डिग्री ऑफ Q ओवर Q, और साथ में आपकी बेसिस भी डिफरेंट है, बेसिस भी डिफरेंट है,
और पावर्स भी डिफरेंट है, गौर से देखिएगा, बेसिस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, तो इस केस में डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो पावर्स का प्रोडक्ट होती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। कौन सी एग्जाम्पल ले लो इसकी? हाँ, इसमें ए आई और ए जे जो है ना, दे शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ये वन के इक्वल नहीं होने चाहिए। ये जो ए वन ए टू, दे शुड बी डिफरेंट एंड दे शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसकी, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं बनती है, इसमें बेसिस सेम है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, जिसमें बेसिस सेम हो ना, इसने एग्जाम्पल बेसिस वाली सेम वाली दी है, जिसमें बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो उसमें हम पावर्स का एलसीएम लेते हैं। उसमें पावर्स का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 2 2 2 है, तो इसमें पावर का एलसीएम लेंगे। और जहाँ पे ये डिफरेंट हो, सपोज यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 7 है, ये डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे अगर ऐसे होता तो यहाँ पे हम लेते 2 × 4 × 8, ठीक है। यानी जहाँ पे बेसिस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो, सॉरी, बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो वहां पे एलसीएम लेंगे। और जहाँ पे बेसिस भी डिफरेंट हो, पावर्स भी डिफरेंट हो, तो वहां पे हम प्रोडक्ट लेंगे। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्राइक एलिमेंट्स की। अलजेब्राइक एलिमेंट्स क्या होता है कि अगर आपकी एक्सटेंशन फील्ड है एफ की, एन एलिमेंट ए इन के is said to be algebraic element over f if there exists a non-zero polynomial fx over fx। algebraic elements क्या होता है बच्चे? कोई भी एलिमेंट जो है एक्सटेंशन फील्ड का, अगर हम एक्सटेंशन फील्ड ले रहे हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, तो किसी भी एलिमेंट को हम अलजेब्राइक एलिमेंट कब कहते हैं? अगर हमें उस एक्सटेंशन फील्ड के ऊपर, मतलब उस एक्सटेंशन फील्ड के, क्या कह रहा हूं मैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल fx belonging to fx such that f of a is equal to 0। यानी बेसिकली मैं कह क्या रहा हूं, अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन फील्ड है किसी फील्ड f की, तो अगर आप कोई पॉलिनोमियल लोगे fx, कोई पॉलिनोमियल कहां पे लोगे? fx में, और उसका सॉल्यूशन कहां पे लाई करता हूं? उसका सॉल्यूशन k में लाई करता हूं, उसका सॉल्यूशन k में लाई करता हूं। तो जिस जिस एलिमेंट, हाँ, जिस जिस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन k में लाई करेगा, तो वो, और जो सॉल्यूशन हमें k में लाई करेंगे उस पॉलिनोमियल के, वो अलजेब्राइक एलिमेंट हो जाएंगे k के। वो क्या हो जाएंगे? अलजेब्राइक एलिमेंट k के। यही भी कह रहा है, गौर से देखें। लेट k be an extension field of f, an element a belonging to k is said to be an algebraic element over f if there exists a non-zero polynomial। मतलब वो जो एलिमेंट है ना k का, वो अलजेब्राइक एलिमेंट k का तभी होगा जब वो, जिसकी वो एक्सटेंशन फील्ड है उसके ऊपर अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेंगे, तो वो उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होना चाहिए। इट शुड बी सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल जिसका k क्या है? एक्सटेंशन फील्ड है। तो तब हम इसे कहेंगे कि a बिलोंगिंग टू k, दिस इज एन अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर f, दिस इज एन अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर f। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे अल्फा is equal to √2 belonging to q √2, this is an algebraic over q। क्यों है ये algebraic over q? क्योंकि अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं qx में, कौन सी? x² - 2, तो x is equal to √2 क्या हो जाएगा? x equal to √2 is the solution of this। तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गया किसमें? fx में। मतलब ये जो q√2 है, दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ q, तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गया qx में such that √2 is the solution of the polynomial inside qx। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये कह रहा था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक कब होता है? ओवर f। अगर आपको एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिल जाए, कहाँ पे? f में, उसकी सब फील्ड में, सच दैट वो उस पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल मिल गया और ये उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, दैट मींस दिस इज अलजेब्राइक ओवर q। वहीं पे अल्फा इक्वल टू पाई अलजेब्राइक ओवर क्यू नहीं है, क्योंकि आपको क्यू एक्स में कोई भी ऐसी
पॉलिनोमियल नहीं मिलेगी जिसका ये सॉल्यूशन होगा, यू विल नेवर गेट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अलजेब्राइक एलिमेंट। अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन फील्ड K of F is said to be algebraic extension of if every element of K is algebraic over F। कोई भी एक्सटेंशन फील्ड अलजेब्राइक कब होती है? अगर उसका हर एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक ओवर एफ हो जाए। और अलजेब्राइक ओवर एफ क्या होता है वो हमने ऊपर देख लिया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन फील्ड इज अलजेब्राइक ओवर एफ देन हम उसको उसकी अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे Q√2 इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लें, इफ यू टेक एनी एलिमेंट इनसाइड Q√2 दिस कैन बी रिटन एज वो दैट सपोज मैं लेता हूँ a प्लस b√2, तो fx अगर मैं qx में लेता हूँ f अल्फा इज इक्वल टू 0 में लेता हूँ, x आपके पास a प्लस b√2 है, x माइनस a इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये x इक्वल टू a प्लस b√2 दिस सेटिस्फाइज टू बी व्हाट? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें एक पॉलिनोमियल qx में मिल जाएगा such that every element of Q√2 is algebraic over Q। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Q√2 is an algebraic extension। Similarly, C is an algebraic extension over R but not Q। क्योंकि over R अगर हम देखें तो ये solution मिल जाएगा, लेकिन over Q जो है इसमें हमें solution नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे देखिए, if dimension of K over F is finite then K is always algebraic over F। ये डायमेंशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी की डायमेंशन जो है फाइनाइट हो जाएगी तो वो हमेशा अलजेब्राइक होगी, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर इनफाइनाइट होगी तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कि Q इज अलजेब्राइक ओवर Q बट डायमेंशन इज इनफाइनाइट। हाँ, अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट के केस में K जो है वो अलजेब्राइक ओवर F हो जाएगी। इसी तरह से डायमेंशन आप देख सकते हैं, मैंने कहा जब बेसिस सेम होती हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 56। सो दिस इज फाइनाइट, सो इसलिए ये अलजेब्राइक हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ सी और आर, दिस इज फाइनाइट, सो सी इज अलजेब्राइक ओवर एफ। अब आखिरी टॉपिक देखिए बच्चे इसका मॉडर्न अलजेब्रा का, दैट इज एक्सटेंशन फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है? स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है? अगर एक एक्सटेंशन फील्ड आप ले रहे हो ओवर एफ, दिस इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल। जो स्प्लिटिंग फील्ड होता है ये पॉलिनोमियल का होता है। इफ दिस इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ, गौर से देखिए, K is an extension field of F। ठीक है, K is an extension field of F। तो एन एक्सटेंशन फील्ड K, इसको हम स्प्लिटिंग फील्ड कहते हैं किसका? इस F का अगर हम एक पॉलिनोमियल रिंग ले लें, उस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर में एक पॉलिनोमियल ले लूं, तो ये एक्सटेंशन फील्ड स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगी फॉर ए पॉलिनोमियल इनसाइड fx if what happens fx can be factored into linear over k। अगर fx को मैं लीनियर फैक्टर लिखूं मैं ओवर k, और fx कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ k कंटेनिंग f। ठीक है बच्चे, fx को मैं फैक्टर कर सकूं ओवर k और fx को मैं फैक्टर ना कर सकूं ऑन एनी सब फील्ड ऑफ k कंटेनिंग f। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास k जो होनी चाहिए ओवर f, ये जो मैं एक्सटेंशन फील्ड ले रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल fx का, ये k जो है दिस विल बी कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एनी पॉलिनोमियल ओवर fx। अगर उस पॉलिनोमियल को मैं k में तो फैक्टर कर सकूं, लेकिन किसी और मुझे k1 कुछ दूसरा नहीं मिलना चाहिए जो कि k से भी छोटा हो, सच दैट मैं k1 में भी उसे फैक्टर कर सकूं। कहने का मतलब यह है कि k शुड बी द स्मॉलेस्ट फील्ड जिसके ऊपर मैं fx के किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर कर सकूं। इफ सच इज द कंडीशन दैट k1 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड और इससे छोटी मुझे कोई दूसरी सब फील्ड ना मिले जिसके ऊपर मैं फैक्टर कर सकूं, द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ f फॉर विच आई कैन फैक्टर द पॉलिनोमियल ऑफ fx, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड। उसे क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग फील्ड। एग्जांपल हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे Q√3 जो है बच्चे स्प्लिटिंग फील्ड है fx का ओवर Q, क्योंकि
q√3 से छोटी मुझे कोई भी आप ऐसी सब फील्ड नहीं दे सकते हैं q√3 की, बिकॉज q√3 इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ q such that fx is equal to split it into linear factors। ठीक है, इसी तरह से qi जो है ये हो जाएगी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ q, क्योंकि एक x प्लस आई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है q में, जिसको मैं qi के अलावा कहीं और पे फैक्टर नहीं कर सकता हूँ। सो आई कैन से that this qi is the splitting field of this polynomial over q. Similarly, this c is the splitting field of this polynomial over c। ठीक है, इस तरह से splitting field का काम हो गया। फाइन, अब एक आखिरी चीज है दैट इज गैलोइस ग्रुप। एक गैलोइस फील्ड हमने पढ़ा था। गैलोइस ग्रुप क्या होता है? अगर के आपकी एक्सटेंशन फील्ड है एफ की, a group of all automorphism of k over f। क्या बच्चे? group of all automorphism। automorphisms क्या होता है? automorphisms होता है 1 1 onto 1 1 onto 1 1 onto homomorphisms। ठीक है, 1 1 onto homomorphisms कहां से कहां? फ्रॉम k to k। अगर एक एक्सटेंशन फील्ड ले रहा हूं मैं k over f, तो जो सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स है कहां से कहां? k to k, तो ये एक ग्रुप बनाता है। एक्सटेंशन फील्ड टू एक्सटेंशन फील्ड जो मैं ले रहा हूँ 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये एक ग्रुप बनाता है। इसी को कहते हैं हम गैलोइस ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? गैलोइस ग्रुप। दिस इज कंसिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ k over f। और इसका ऑर्डर कितना होता है गैलोइस ग्रुप का? अगर आपको याद हो, पीछे हमने ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ g पढ़ा था, तो वो होता था u ऑफ n के बराबर उसका ऑर्डर। और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होता है? जितना डायमेंशन ऑफ k over f होगा वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ गैलोइस ग्रुप। जैसे आपसे पूछा जाए कि गैलोइस ग्रुप f over c, तो f over c डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? f over किसी भी फील्ड का ओवर c, अगर आप डायमेंशन देखो, c क्योंकि सबसे बड़ी फील्ड होती है तो इसके ऊपर डायमेंशन 1 ही होगा हमेशा किसी का भी। सो ये z1 की तरह बिहेव करेगा। लेकिन f over r अगर आप देखोगे तो f over r आपका z1 भी हो सकता है और z2 भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इसकी डायमेंशन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। सो इट कैन बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 और 2 लुकिंग लाइक z1 और z2। सिमिलरली आप देख सकते हैं गैलोइस ग्रुप ऑफ दिस इज 300 over दिस, तो इसमें आप क्या देखते हैं? डायमेंशन देखेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ सब ग्रुप भी आप फाइंड कर सकते हैं गैलोइस ग्रुप की। फाइन, ठीक है। तो बस बच्चे, इसी के साथ आपका जो मॉडर्न अलजेब्रा कोर्स है, मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पार्ट आपको इसका बताऊं। सो दिस इज इट फॉर मॉडर्न अलजेब्रा। इसी के साथ मॉडर्न अलजेब्रा को हम अलविदा कहते हैं आज। तो इसी के साथ बच्चे मॉडर्न अलजेब्रा जो है आज बखैर आफ बहुस्न खूबी हमने इसको मुकम्मल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आई वाज एबल टू मेक सेंस ऑफ वट एवर आई हैव टोल्ड यू। There are certain things which you guys might not have been able to get, so you can ask me your queries on my Telegram channel, जिसका मैं नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। So this is it for मॉडर्न अलजेब्रा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है उसे भी हम साइड बाय साइड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।